Hi guys, welcome back to our channel Yes Academy for Law. This is Advocate Muskan Gupta and welcome back with one very important judgment again. इसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग एक और लेजेंडरी जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो पहले कर दो, क्योंकि इस चैनल पर लॉ एंट्रेंस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अगर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप एक लॉ स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिटेल में बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या चेंज करा उस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इन जजमेंट्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसके पहले हम लोग केशवानंद भारती के बारे में बात कर चुके हैं, मेनका गांधी के बारे में बात कर चुके हैं और आज आज वैसा ही एक लैंडमार्क जजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। पर इस जजमेंट के बारे में सुनने के पहले आई एम श्योर आपने इस एक्ट के बारे में जरूर सुना होगा, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2013। आई एम श्योर आपने सुना है कि 2013 में, एंड इफ नॉट 2013 एटलीस्ट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। इसके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट बनाया गया था। एक्ट बना था 2013 में। पर ये कहानी जितनी आसान दिखती है कि 2013 में एक एक्ट बनाया गया था, इतनी आसान है नहीं, क्योंकि इस एक्ट का बेस वॉज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दिस इज द एक्ट, दिस इज द केस जिसके थ्रू इंडिया को ही नीड समझ में आई, पार्लियामेंट को ही नीड समझ में आई कि इस पे कानून बनाने की जरूरत है। और 1997 में ये जजमेंट आ चुका था। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि 2013 में जो एक्ट बना उसकी गाइडलाइंस 1997 में आ गई थी। तो ऐसा क्या हुआ 1997 से 2013 तक कि इंडिया को गाइडलाइंस आने के बावजूद पार्लियामेंट को इतना समय लग गया कि फाइनली 2013 में ये एक्ट पास हुआ। पहली बात, कोई भी जब हम लैंडमार्क जजमेंट पढ़ते हैं पहली बात ये समझना जरूरी है वो जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट क्यों कहलाया जा रहा है, ऐसा क्या उस जजमेंट में डिस्कस हुआ था, ऐसा क्या लेजेंडरी प्रिंसिपल डिस्कस हो गया था कि हम उसको लैंडमार्क जजमेंट के नाम से जान रहे हैं। तो आज हम लोग से विशाखा के बारे में नहीं जानेंगे। आई एम श्योर अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है शायद आपने इस केस के बारे में सुना होगा। अपन डिटेल में इस केस के बारे में जानेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि 97 से लेके 2013 क्यों हो गया इंडिया को एक सेट डिक्लेयर्ड गाइडलाइंस पे कानून बनाने में। चलिए केस शुरू करते हैं कि पहली बात ये एक लैंडमार्क जजमेंट बना क्यों। अच्छा, जब भी आप इस केस की बात करोगे इट इज ऑलवेज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड हम लोग मान के चलते कि माइट बी विशाखा was somebody who was the victim. No, the story started with, इनका नाम बहुत बार नहीं भी आता है, बनवारी देवी। क्या हुआ था पहले अपन लोग ये जान लेते शॉर्ट में, है ना, देन लीगल प्रिंसिपल्स क्या चैलेंज हुए थे, क्यों ही बना लैंडमार्क जजमेंट, उसके बारे में जानेंगे। सो बनवारी देवी वाज वर्किंग विद एनजीओ, कि ये एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज इंडिया में हमेशा से एक बहुत बड़ा अपराध रहा है। सो शी वाज वर्किंग विद सम एनजीओ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, और उसी चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट करने के चलते एक इंसिडेंट हुआ एंड द केस हैपेंड। सो व्हाट हैपेंड, इस एनजीओ के साथ काम करते करते जब इन्होंने एक चाइल्ड मैरिज को रोका, जब इन्होंने एक बाल विवाह को रोका, तो जो अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी थी, जो अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी थी, उन्होंने इनका गैंग रेप किया एंड विच इज वाई द एंटायर मुहिम स्टार्टेड, राइट। क्योंकि बात यहां पर सिर्फ गैंगरेप की नहीं थी, द प्रॉब्लम वाज कि आफ्टर दिस हैपेंड अ लॉट ऑफ इश्यूज वर इवॉल्व। अगेन अपन लोगों को शायद इस बारे में पता होगा कि किस बारे में चर्चा हुई थी, क्या जजमेंट फाइल हुआ था, क्या पिटिशन फाइल हुआ था, बट वी डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड। बहुत बुरी तरीके से द सिस्टम फेल्ड एंड विच इज व्हाई लॉट ऑफ पिटिशंस वर फाइल्ड, देन द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड देन फाइनली जजमेंट हैपेंड। तो ये सब होने के पहले सिस्टम ने कैसे फेल किया, पहले अपन ये देखते हैं। पहला, पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया था। दूसरा, मेडिकल टेस्ट जो होना चाहिए था वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं करा गया। ट्रायल कोर्ट ने सारे अक्यूज को, गैंगरेप अक्यूज को एक्विट कर दिया गया था एंड बहुत बुरी तरीके से द एंटायर जस्टिस सिस्टम फेल्ड। ये होने के बाद जब ये हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो इट वाज नॉट अबाउट जस्ट द गैंगरेप वाला पार्ट, बट बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो सोसाइटी के सामने आए, राइट। और उन्हीं मुद्दों के चलते एक और मुद्दा सामने आया कि जो औरतें वर्क प्लेस में काम कर रही हैं, क्या इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और इसी के चलते बहुत सारी पीआईएल फाइल हुई, जिसमें से एक पीआईएल फाइल करी थी विशाखा ने। पहले अपन समझ लेते पीआईएल क्या होता है, राइट। जनहित याचिका
पब्लिक इंटरेस्ट में जब आप एक पिटीशन फाइल करते हो कोर्ट के पास कि एक मुद्दा है जिसपे चर्चा होना जरूरी है पब्लिक के हित के लिए, तो हम लोग एक पीआईएल फाइल करते हैं। दिस public interest litigation as a petition was filed by Vishaka and hence the case became Vishaka versus state of Rajasthan. विशाखा ने जब ये पिटीशन फाइल करी या जब ये मुद्दा कोर्ट में गया तो कुछ बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस कोर्ट के सामने आए, ठीक है। और ये कोई मजाक की बात नहीं थी। इट वाज नॉट जस्ट about the acquittal of the accused, it was not just about the gang rape but it took a bigger picture, क्योंकि जब ये मुद्दा हुआ तो लोगों की आंखें खुली और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई। वो क्या मुद्दे थे, किस बेसिस पे, किन लीगल क्वेश्चन को रेस करके पिटीशन को फाइल किया गया था, पहले आप जरा ये देखिएगा और गौर से देखिएगा। कभी कभार इन बारे में शायद चर्चा नहीं भी होती है, अपन इसको ध्यान समझेंगे। सबसे पहला रीजन ऑफ फाइलिंग द पिटीशन वाज फंडामेंटल राइट का वायलेशन। अपन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना है, राइट। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए। उसमें जब ये पिटीशन फाइल हुई तो इन्होंने बोला कि ये जो पूरा मुद्दा है ये 3 फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 and article 21. Article 14 is something that we already know, equality. Women are not being treated equal. Article 19 आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हम जो करना चाहें वो करने की फ्रीडम होनी चाहिए। व्हाई आर वुमेन बीइंग जज, या हम जो भी प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं क्यों हमारी वहां पर सिक्योरिटी नहीं है। और तीसरा आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, अच्छे से जीने का अधिकार हर इंसान को है। एंड व्हेन आई गो टू अ वर्क प्लेस वेयर आई एम बीइंग सेक्सुअली हैरेस्ड द डिग्निटी इज हैम्पर्ड। तो मुद्दा ये था कि क्या जब वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, जब एक लेडी काम करने जाती है और वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, क्या उसका आर्टिकल 14 वायलेट नहीं होता, इक्वलिटी वायलेट नहीं होती? क्या उसका आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेशन वायलेट नहीं होता, या आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी वायलेट नहीं होता है? पहला ये मुद्दा उठा, ठीक है। दूसरा जुडिशियल पावर टू लेजिस्लेट, दूसरा मुद्दा ये उठा कि जब पार्लियामेंट ने इस पे कोई भी कानून नहीं बनाया, ऐसा कोई भी बिल तब तक ना तो लोकसभा में जिक्र हुई थी, ना राज्यसभा पहुंचा, ना ही प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो दूसरा मुद्दा ये निकला कि जब पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आफ्टर दिस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टैंड कि क्यों ये मुद्दा जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट इस पे कानून बना दे विच शुड बी एप्लीकेबल ऑन दी फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, बिना पार्लियामेंट के कानून बनाए। क्या ये वैक्यूम भरना सुप्रीम कोर्ट के लिए पॉसिबल होगा, है ना? एंड लास्ट वाज इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेशन, जिसका जिक्र आपने बहुत बार यहाँ पे सुना होगा, सीडॉ, दैट इज Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. And the question was कि क्या considering this international convention, क्या हम लोगों को हमारे domestic constitutional rights इनके दायरे में इंटरप्रेट करके एक्सपैंड करना चाहिए? और इस क्वेश्चन पे ये मुद्दा चला गया कोर्ट के अंदर। वंस अगेन 3 सबसे बड़े मुद्दे जो कोर्ट में है, पहला इंटरनेशनल रेगुलेशन, दूसरा इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द गैंग रेप दैट हैपेंड, इट वॉज मतलब ये एक मुद्दा था, पर इसके चलते जो और मुद्दे सामने आए दैट वॉज कि जो औरतें वर्क प्लेस में काम करने के लिए जा रही है, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि उस दौरान औरतें निकल के बाहर काम करने के लिए जा रही थी, तो जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, क्या उनका आर्टिकल 14 वायलेट नहीं हो रहा, क्या 19 वायलेट नहीं हो रहा, क्या 21 वायलेट नहीं हो रहा? और अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो क्या कोर्ट को इस पे काम नहीं करना चाहिए? क्या इस पे एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन या जजमेंट नहीं आना चाहिए? एंड द मैटर वेंट टू कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब ये मामला कोर्ट में गया, बहुत बहुत लंबे डिस्कशन के बाद कोर्ट एक्सेप्टेड कि यस, एक औरत का आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी, 19 प्रोफेशन, 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी वायलेट हो रहा है। Yes, they recognize that 14, 19 and 21 is being violated. Yes, they recognize कि इंटरनेशनल कन्वेंशन जो सीडॉ की है, considering that इंडिया में कानून बनना चाहिए, लॉ उसके बेसिस पे बनना चाहिए। एंड अब यहां से कहानी और ध्यान से सुनना। आई नो आप अभी तक ध्यान से सुन रहे थे, अब यहां से कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से आती है अपनी 2013 तक की कहानी। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस निकाली, जिसको शायद आपने सुना होगा नाम से विशाखा गाइडलाइंस के। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस निकाल दी और बोला कि विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से इंटरनल कमिटी, लोकल कंप्लेंट कमिटी, लॉट ऑफ रेगुलेशंस आते हैं। जो अगर आप अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट, पॉश, आप लेबर लॉ के अंदर पढ़ते हो, वेरी श्योर आपने उस बारे में
सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं रेफरेंस सुना होगा इंटरनल कमेटी का, लोकल कंप्लेंट कमेटी का, अगर आपने सुना है, इसका जिक्र विशाखा गाइडलाइंस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, राइट। एक्सपेक्टिंग कि नाउ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस में ऑर्डर दे दिया है, कंसिडरिंग आर्टिकल 141 विशाखा गाइडलाइंस बिकेम लीगली बाइंडिंग अक्रॉस इंडिया, राइट। ये मान के चल रहे थे कि आर्टिकल 141 के चलते लॉ ऑफ द लैंड बनेगा, इन्होंने गाइडलाइंस इशू कर दी है। प्रॉपर जो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, कंप्लेंट कमिटी कौन होगी, अगर एक लेडी को प्रॉब्लम है कहां कंप्लेन करेगी, रिड्रेस कैसे होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, सब कुछ पूरा फ्रेमवर्क वाज एड्रेस इन विशाखा गाइडलाइन। अगेन कब आ गया था, 1997 में। अब कहानी क्या है, 1997 से लेकर 2013 तक की लॉन्ग रोड जो पूरा मैप है वो क्या है। द प्रॉब्लम वाज 1997 में गाइडलाइन आ तो गई कायदे से, जब 1997 में गाइडलाइन आ गई थी तो सुप्रीम कोर्ट वाज सपोज, सॉरी, द पार्लियामेंट वाज सपोज टू मेक अ लॉ ऑन दिस, बट देन व्हाट हैपेंड, 1997 में ये गाइडलाइन आई 2004 से लेके 2010 के बीच में, ठीक है, ध्यान समझना, 2004 से लेके 2010 के बीच में एक दो बार बिल इंट्रोड्यूस हुए, है ना, इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कि किस तरीके से हमको कानून बनाना है। तो 2004 से लेके 2010 में अगर आप देखोगे, मल्टीपल ड्राफ्ट बिल्स इंट्रोड्यूस बट लैप्स ड्यू टू डिबेट्स ऑन कवरेज। तो डिबेट हुई, फिर वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो बिल कहां गया पता नहीं है, फिर बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर अपडेट आया, फिर वो बिल कहां गया पता नहीं है, तो ये चलता रहा, राइट। मल्टीपल बिल्स वर इंट्रोड्यूस, कोशिश कर रहे थे उसमें कानून बनाने का, पर उसको उतना प्रायोरिटी में रख के इस मुद्दे को कभी कानून बना नहीं। बट देन व्हाट हैपेंड, 2012 में, प्लीज व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पॉश, आप जब भी इस एक्ट की बात करेंगे, आप हिस्ट्री में इनका नाम पढ़ेंगे, मेधा कोतवाल लेले, दिस केस हैपेंड विशाखा के बाद, दिस केस हैपेंड एंड अगेन आंखें खुली, क्योंकि इस केस में इन्होंने विशाखा गाइडलाइन को क्वेश्चन करा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस बना दी थी तो आज 2012 तक भी इसमें कानून क्यों नहीं बन पाया। बिल इंट्रोड्यूस हुआ गायब हो गया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ गायब हो गया, चर्चा नहीं हुई, प्रायोरिटी का मुद्दा नहीं बना, क्यों नहीं बना, जब 1997 में इसमें चर्चा हो गई थी, देन व्हाई दिस वाज नॉट इंप्लीमेंटेड एंड सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द सेम। सुप्रीम कोर्ट सेड कि यस दैट्स रॉन्ग, जब 1997 में गाइडलाइन बन चुकी थी तो अभी तक इस पे कानून बन जाना चाहिए था, राइट। दिस हैपेंड इन 2012, तो प्लीज नोट दिस, क्योंकि जब भी आप ये पॉश एक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे आप बाय डिफॉल्ट मेधा कोतवाल लेले का केस आता ही आता है, क्योंकि इस केस में वापस ये मुद्दा उठा था कि क्यों अभी तक एक्ट नहीं बना। पर आप सबको याद होगा 2012 का निर्भया केस, राइट। 2012 में अनदर ट्रेजेडी हैपेंड एंड दैट वाज निर्भया केस। निर्भया केस का वर्क प्लेस वायलेंस से लेना देना नहीं था, पर अगेन निर्भया के केस ने फिर मुद्दा उठा दिया विमेन सेफ्टी का, फिर से मुद्दा उठ गया विमेन सेफ्टी का कि विमेन सेफ कहां पर है। एंड कंसिडरिंग 2012 का निर्भया इंसिडेंट दैट हैपेंड, उसके पहले मेधा कोतवाल लेले केस दैट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म कि दिस इज नॉट फेयर, अ लॉ शुड हैव बीन मेड, पहले मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू कंसिडरिंग द निर्भया केस एंड जो विमेन सेफ्टी का उस समय मुद्दा उठा, फाइनली 2013 में इट वाज प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड एज एन एक्ट। तो अब आप मजे की बात सुनिए, अगर आपने 1997 गाइडलाइंस खोली और 2000 एक्ट खोला तो आपको इसमें काफी सिमिलैरिटीज दिखेगी, बिकॉज एज आई ऑलवेज से व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द पॉश एक्ट इट इज द बेस इज 1997 गाइडलाइंस, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, रिड्रेसल मैकेनिज्म, कहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, जहां पर नहीं है वहां एनसी यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से फॉलो होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर होगी, सब कुछ उस गाइडलाइन में दिया है। कंसिडरिंग दैट ये हमारा एक्ट बना जो आज हम लोग लेबर लॉ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1997 में ये गाइडलाइन आ तो गई थी, विशाखा ने उसके पहले पीआईएल फाइल कर तो दी थी, केस भी बन गया था लैंडमार्क जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बट इस पे कानून लाने में हमको समय लग गया। बट कहते हैं देर है दुरुस्त है, सो फाइनली we have an act which talks about and which specifically deals with the problem of women's safety at workplaces, that is sexual harassment of women at workplaces act. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको इसकी कहानी समझ में आई होगी। फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट एज आई ऑलवेज से
समझ में आना चाहिए कोई भी जजमेंट लैंडमार्क क्यों कहलाया जा रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द क्लासिक एग्जांपल कि आपको समझ में आए कि क्यों ये जजमेंट को लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है। एनी विच वेज स्टे ट्यून, क्योंकि अपन वापस मिलेंगे एक और लैंडमार्क जजमेंट के साथ। तब तक make sure that you go through the case, what happened, do your own research, understand the history of the judgment, understand the history of the act, और अपन वापस मिलेंगे एक और जजमेंट के साथ।